दोस्तों 13 जनवरी को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। एक ही वीडियो में आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले लेखा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। तो चैनल पर जाकर आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं तो इस वीडियो में हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, चाहे आपको पहले क्वेश्चन आंसर बताए हैं और अभी आपको वस्तुनिष्ठ बता रहा हूँ, ये सभी आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्री बोर्ड एग्जाम बस के लिए नहीं, मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आ जाते वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाण है? तो AS3 हो जाएगा। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपयोग करते हैं तो कौन करते हैं? देखिए प्रबंधक भी करते हैं, अंशधारी भी, तो लेनदार भी, तो उपयोग सभी राइट आंसर हो जाएगा। साझेदारी में कम से कम होने चाहिए तो 2 व्यक्ति होने चाहिए। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है तो अंशधारकों के लिए। ऋण पत्रों के से होने वाली आय होती है तो ये क्या होती है? हमारी निश्चित आय होती है। ऋण पत्रधारियों को ऋण के प्रतिफल में प्राप्त होता है तो ब्याज प्राप्त होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना गया था? तो 1932 में बना गया था। औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना से पूर्व वर्ष की हानियों को घटाते हैं। बेचे गए माल की लागत 20,000 है, स्टॉक औसत स्टॉक 8,000 है, तो स्कंद आवर्त अनुपात होगा तो 2.5 गुना हो जाएगा। ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं लेनदार। आंतरिक कोष इनमें से नहीं है तो कर्मचारियों का बचत खाता। समतांशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी। रिक्तस्थान की पूर्ति देख लेते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम प्रकृति का लाभ है तो पूंजीगत प्रकृति का लाभ है। प्रतिपादन का तात्पर्य आंकड़े से है तो वर्णित आंकड़े से। बेचे गए माल की लागत बराबर होता है आपका शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ। साझेदारी के लिए का विभाजन अनिवार्य नहीं है तो हानि का विभाजन अनिवार्य नहीं है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। फर्म के विघटन के बाद साझेदार स्वयं का प्रारंभ कर सकते हैं तो व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। विनियोग संबंधित क्रिया का संबंध संपत्ति से होता है तो स्थायी संपत्ति से होता है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व डेडेस होता है, जो दायित्व होता है असीमित होता है। सभी साझेदारों का दिवालिया होने पर फर्म का अनिवार्य समापन होता है। अगर जितने भी साझेदार हैं एक फर्म में, सभी दिवालिया हो जाते हैं तो फिर क्या है, फर्म को पूर्ण रूप से क्या समाप्त करना ही पड़ता है। लेखांकन अनुपात लक्ष्यों की अवहेलना करते हैं तो गुणात्मक लक्ष्यों की अवहेलना करते हैं। ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं तो परिवर्तनीय ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। साझेदारी का जन्म डेडेस से होता है तो समझौते से होता है। सत्ता देख लेते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विश्लेषण की एक तकनीक है तो सत्य हो जाएगा। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि अधिकार होता है। ऋण पत्रों पर ब्याज दर निर्धारित नहीं रहती तो असत्य हो जाएगा। साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है तो असत्य हो जाएगा। जरूरी नहीं कि अगर हमें साझेदार बनना है तो हमें जो भर्म है व्यापार उसमें क्या है पूंजी लगानी पड़े। हम अपनी योग्यता कौशल का देकर भी वहाँ उसमें अंश प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छी फर्म ख्याति को अपलिखित कर देती है तो सत्य हो जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश फर्म के पुनर्गठन को प्रभावित करता है तो सत्य। अंशों के संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है तो सत्य। लाभों को बांटना साझेदारी के लिए अनिवार्य है तो ये सत्य हो जाएगा। गुणात्मक की अवहेलना वित्तीय विवरणों की एक कमी है तो सत्य। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ये आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। सकल स्तंभीय रोकड़ प्रवाह प्रारूप में रोकड़ के अंतर्वाह को जोड़ा जाता है तो सत्य है। साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। लाभांशों का पूर्वाधिकार तो ये हो जाए आपका पूर्वाधिकार अंशधारी। साझेदारों के चालू खाते तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। व्यापारिक देयताएं तो ये हो जाती है विविध लेनदार। वार्षिक हास तो गैर नकद मद। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। दायित्व के मूल्य में वृद्धि पुरान मूल्यांकन खाता डेबिट। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर होता है नफे का अनुपात। आगे वसूली खाता तो फर्म के जीवन काल में एक बार बनाते हैं। ऋण पत्रधारी तो कंपनी के ऋणदाता। करों के प्रावधान तो होते हैं चालू दायित्व।
फर्म का पुनर्गठन, तो फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा साझेदारी ठहराव में परिवर्तन। फिर पार्षद सीमा नियम, तो होता है आपका कंपनी की आधारशिला। फर्म से अवकाश देना, तो होता है निवर्तन। दायित्व में कमी, तो फर्म का लाभ। देख लेते हैं अब दोस्तों हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? तो स्थिर पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। कंपनी के लाभ को कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है? तो संचय एवं आधिक्य पर। ख्याति मूल्यवान संपत्ति कब कही जाती है? जब वह लाभ प्रदान करने लगे तो ख्याति मूल्यवान संपत्ति कही जाती है। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो प्रवर्तक कहते हैं। साझेदार के निवृत्त होने के कारण बताइए। तो कोई बहुत सारे कारण है निवृत्त होने के कारण, जैसे वो आश्वस्त हो जाए, साझेदारों के बीच मतभेद हो जाए, ये सभी आपके कारण है। ओके, फिर वसूली खाता किस प्रकृति का खाता है? तो वसूली खाता नाम मात्र खाता होता है या अवास्तविक खाता होता है। लेखांकन प्रमाण 26 किससे संबंधित है? तो ख्याति के लिए प्रीमियम का लेखा करने से। वित्तीय विवरण का विश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है? तो सभी साझेदार भाग ले सकते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम की प्रावधान लागू होते हैं? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो प्रावधान होते हैं उन्हें लागू किया जाता है। वह संपत्ति जिसे रोकड़ में तुरंत परिवर्तित किया जाता है तो चालू संपत्ति। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? तो लाभ हो जाएगा। किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है? तो पूर्वाधिकार अंश में। क्या कंपनी के चिट्ठे में पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा हाँ। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक जो भी आपके प्री बोर्ड के पेपर हो चुके हैं उनमें देखने को मिला है कि जो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेखा शास्त्र का जो एमपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन भी तैयार कर लीजिएगा। अभी आपका प्री बोर्ड एग्जाम के बाद मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनका सभी का मैंने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2026 की प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। लेखा शास्त्र बस का अभी नहीं करा पाया हूँ, तो आप अपनी तरफ से क्या है एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो लेखा शास्त्र का जो मॉडल पेपर है उसको एक बार जरूर सॉल्व करके आपको प्री बोर्ड एग्जाम देने जाना है। देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज हो जाएगा फर्म की आय। ऋण पत्रों के निगमन पर कटौती की राशि पूंजीगत हानि। यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है। अंशधारी प्राप्त करते हैं, तो अंशधारी जो होते हैं वो क्या है? लाभांश प्राप्त करते हैं। चिट्ठे को कहा जाता है स्थिति विवरण कहा जाता है। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो किसी भी दर पर नहीं दिया जाता है। साझेदारी संलेख तैयार किया जाना है तो ऐच्छिक तैयार किया जाना है। चालू अनुपात किसका मापक है? तरलता का मापक है। अंशहरण के अंशधारी को नोटिस देना होगा 14 दिन के में। निम्न में से आदर्श चल अनुपात माना जाता है 2:1, एक आदर्श चल अनुपात माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी देय राशि के भुगतान की विधि है तो 2 विधियां होती हैं। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्षण को आंतरिक किया जाता है, वसूली खाते में आंतरिक किया जाता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेनदार कंपनी के होते हैं तो चालू दायित्व। फर्म का व्यापार आबेद हो जाने पर फर्म का जो विघटन होता है वो क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। फिर साझेदार द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज 6% की दर से देय होता है। समान लाभ की गणना विनियोजित पूंजी पर की जाती है। संचालन क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह की गणना हेतु ख्याति का अपलेखन वर्ष के दौरान लाभ में जोड़ा जाता है। ऋण पत्र धारियों को ऋण वापसी के लिए अंशधारियों के पहले क्या प्राथमिकता दी जाती है। तो ऋण पत्रधारी को ऋण वापसी से पहले किसे प्राथमिकता दी जाएगी, किसे और ज्यादा महत्व दिया जाएगा? तो ऋण पत्रधारियों की तुलना में अंशधारियों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ओके, इसके बाद ऋण पत्रधारी देने का अधिकार नहीं होता है तो मत यानी वोट देने का क्या है? अधिकार नहीं होता है ऋण पत्रधारी को। आगे देख लेते हैं। स्थायी पूंजी खाते की दशा में साझेदारों के वेतन, कमीशन, आहरण आदि का लेखा में किया जाता है तो साझेदारों के चालू खाते में किया जाता है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है। ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के विक्रय के समय ही ज्ञात किया जा सकता है। अगर ख्याति का हमें वास्तविक मूल्य प्राप्त करना है तो विक्रय के समय में प्राप्त होगा। अंश जिस पर निश्चित प्रतिशत दर पर लाभांश भुगतान किया जाता है कहलाता है पूर्वाधिकार अंश। दायित्व क्षमता अनुपात व्यवसाय की माप करता है तो शोधन क्षमता की माप करता है। सत्तासत्य
वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता का सूचक नहीं है, तो असत्य हो जाएगा। अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, तो सत्य हो जाएगा। साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखा रोकण खाते में किया जाता है, तो असत्य। लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदार के प्रमुख अधिकार हैं, तो सत्य हो जाएगा। स्कंद के मूल्य में वृद्धि से रोकण में कमी होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं, तो सत्य। अवयस्क को फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो लाभ में तो जो अवयस्क है उसे भी शामिल किया जा सकता है। ओके, चिट्ठा को स्थिति विवरण भी कहते हैं, तो सत्य हो जाएगा। त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात से अधिक होता है, असत्य। चालू कार्य को चल संपत्ति शीर्षक में दर्शाया जाता है, सत्य। प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, तो सत्य। दो याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जोड़ियां देख लेते हैं। त्याग अनुपात बराबर, तो त्याग अनुपात बराबर हो तो लाभ प्राप्ति अनुपात। संचित पूंजी तो कंपनी का समापन। कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान तो होता है साझेदारों की मृत्यु पर। पुनर्मूल्यांकन खाता तो नए साझेदार का प्रवेश पर। सामान्य संचय तो हो जाएगा संचय एवं अधिक। अपशिष्ट याचना तो हो जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात। और सकल लाभ अनुपात की गणना तो शुद्ध विक्रय पर की जाती है। आगे पूंजी और विक्रय में संबंध। पूंजी और विक्रय में संबंध कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। संचालन क्रिया तो हो जाएगा रोकड़ अंतर्वाह। ऋण पत्रों के निगमन से प्राप्त राशि तो पूंजीगत प्राप्ति। ऋण पत्र साझेदार का दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनों प्रकार से होता है। अधिकृत पूंजी तो अधिकृत पूंजी हो जाएगा रजिस्टर्ड पूंजी। रोकड़ बैंक में रोकड़ तुल्य। हमेशा बदलने वाली ख्याति चूहे के स्वभाव की ख्याति को है हमेशा बदलने वाली ख्याति कहते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। साझेदार को वार्षिक द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है, तो वार्षिक उच्चांतर तक खाता खोला जाता है। त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है, तो प्रीमियम के विभाजन के लिए। फर्म के अनिवार्य विघटन की कोई एक दशा बताइए, तो व्यवसाय का अवैध हो जाना, ये अनिवार्य विघटन की एक दशा हो जाती है। एक कंडीशन और भी है कि अगर क्या है जो जितने भी साझेदार हैं वो सभी दिवालिया हो जाए तो भी क्या है फर्म का विघटन क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। किस अनुपात का संबंध तरल सामान्य एवं आपका चालू दायित्व से है, तो तरल अनुपात का। ए ने बी को गारंटी दी कि उसे न्यूनतम 25,000 का लाभ प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं लाभ की गारंटी। कंपनी की स्थिति विवरण किस प्रारूप में तैयार किया जाता है, तो लंबवत प्रारूप में। दीर्घकालीन ऋणों के लिए जारी प्रपत्र कहलाते हैं ऋण पत्र। वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर अंतरित करते हैं, तो पुस्तकीय मूल्य पर। ख्याति पर क्या नहीं लगाया जाता, तो हास नहीं लगाया जाता। कंपनी की संपत्तियां किसके बराबर होती हैं, तो समान समता एवं दायित्व के योग के बराबर होती हैं। साझेदार की निवृत्ति के किसी एक कारण को लिखे, तो साझेदार की निवृत्ति तो पारस्परिक मतभेद हो जाता है तो साझेदार निवृत्ति ले सकता है, या जो साझेदार है वो क्या आश्वस्त हो जाता है तो भी निवृत्ति ले सकता है, या बूढ़ा हो जाता है वृद्ध हो जाता है तो भी निवृत्ति ले सकता है। कौन सी ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, तो स्वनिर्मित जो ख्याति होती है उसका पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता है। बी ऋण पत्र जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है उन्हें पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं। फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है, तो फर्म को लाभ होने की दशा में क्या है दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ये वस्तुनिष्ठ का ऐसा कोई फिक्स है नहीं है, लेकिन आपको क्या है लगातार वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करते रहना है। अभी तो आपका प्री बोर्ड एग्जाम में कम समय है, आगे बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको क्या है और भी बहुत सारे आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी दोस्तों अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारथी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कॉमर्स के ऑल जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनका कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉडल पेपर है। ओके, बहुत और साथ ही एमपी बोर्ड एग्जाम जो 26 के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो आसानी से आप वहां तैयार कर पाएंगे। तो पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो और आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको क्या है कोर्स को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।